तुम डोलो महाद्वीप में पुनर्जन्म लेकर फेंग शियाओतियान बन चुके हो, जिसका नाम तुम्हारे पिछले जीवन के नाम से बस एक अक्षर अलग है। तुम्हारे पास उसकी सभी यादें हैं। सब जानते हैं कि फेंग शियाओतियान एक तरफा प्यार में डूबा इंसान था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि जिस हुआ वू से वो 6 साल से प्यार करता था, उसने अपना पहला चुंबन चांग सान को दे दिया। चांग सान द्वारा ठुकराए जाने के बाद ही हुआ वू ने उसे एक विकल्प के रूप में चुना था। वास्तव में फेंग शियाओतियान के पास जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति, इनेट फुल सॉइल पावर, शीर्ष श्रेणी का उत्परिवर्तित जानवर आत्मा, म्यूटेटेड बीस्ट सॉइल और हमला, गति तथा रक्षा का एक बेहतरीन संयोजन था। वह प्रतिभाओं में भी सबसे महान था, लेकिन मुख्य पात्र के मुख्य कवच प्लॉट आर्मर से लैस चांग सान से 3 बार हार गया। सौभाग्य से इस समय तुम्हारी उम्र केवल 23 साल है। अभी कुछ भी बुरा नहीं हुआ है और तुम्हारे पास पासा पलटने का पूरा मौका है। इस समय तुम चक्रवात घाटी हुरिकेन वैली की चोटी पर खड़े हो। ठंडी हवाएं घाटी से होकर बह रही हैं। तुमने नीचे झुककर अपने हाथों को देखा। ये शरीर तुम्हारे पिछले जीवन से 20 साल से भी अधिक छोटा है, लेकिन दिमाग में 2 जन्मों की यादें भरी हैं। पिछले जीवन में तुम केवल 23 साल ही जी पाए थे, पर किसे पता था कि जिंदगी को डोलो महाद्वीप पर नया मौका मिल जाएगा। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि तुम फेंग शियाओतियान बन गए। मूल कहानी में फेंग शियाओतियान का जीवन एक पूरी त्रासदी था। उसने 6 साल से पसंदीदा हुआ वो को चांग सान को चूमते देखा और उसके ठुकराए जाने के बाद ही उसे अपनाया गया। जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति और शीर्ष श्रेणी की आत्मा होने के बावजूद वो हार गया। लेकिन अब तुम 23 साल के हो और वो सब अभी नहीं हुआ है। पूरे महाद्वीप के उन्नत आत्मा गुरु प्रतियोगिता कॉन्टिनेंटल एडवांस सॉल मार्टियल एकेडमी एलीट टूर्नामेंट में अभी भी पूरा 1 साल बाकी है। तुम पहाड़ की चोटी पर पंख फैलाकर खड़े हुए। तुम्हारी तीसरी आत्मा क्षमता तूफानी पाला पंख विंड फ्रॉस्ट विंग्स तुम्हारी पीठ पर फैल गई। हरे रंग के विशाल पंखों की मदद से तुमने चोटी से छलांग लगाई और घाटी के केंद्र की ओर उड़ चले। तेज धूल और रेत के कारण आंखें खोलना मुश्किल था, लेकिन तुम्हारी असाधारण समझ गॉडली कॉम्प्रिहेंशन दिमाग में तेजी से गणना करने लगी। तुमने अपनी बाहों को पंखों के साथ मिला दिया, ताकत बढ़ाई और लगातार वार करते हुए एक नई तकनीक गैलविन डेमन वॉल्फ 18 क्रमिक प्रहार गैलविन डेमन वॉल्फ 18 कंसेक्यूटिव स्ट्राइक्स बनाई। नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ था। तुम्हारी समझ ने दिमाग में आगे की दिशा तय की और 36 क्रमिक प्रहारों का पूरा रूप भी सामने आ गया। तुम वापस चोटी पर आए और ध्यान लगाकर बैठ गए। अनगिनत विचार दिमाग में बहने लगे और तुम्हारी आत्मा शक्ति सॉल पावर 40वें स्तर पर पहुंच गई। 40वें स्तर का मतलब था कि तुम आत्मा जानवर जंगल सॉल बीस्ट फॉरेस्ट जाकर अपना चौथा आत्मा वलय सॉल रिंग हासिल कर सकते थे। तुम्हारे दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया। चांग सान का चौथा आत्मा वलय 10,000 साल पुराना 10,000 ईयर ओल्ड ब्लैक रिंग था। एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में तुम उससे पीछे क्यों रहोगे? असाधारण समझ के कारण तुम्हारी मानसिक शक्ति समान स्तर के लोगों से बहुत आगे थी, इसलिए 10,000 साल का काला वलय कोई सपना नहीं था। तुमने धूल झाड़ी और अपने पंख फैलाकर शेनफेंग अकेडमी कैपेबल विंड अकेडमी की ओर उड़ चले। तुम्हारे साथी जल्द ही तुम्हें ढूंढते हुए आ गए। कप्तान, आप यहाँ हैं। युवाओं का एक समूह तुम्हारी ओर भागा। वे शेनफेंग अकादमी के छात्र और तुम्हारे पुराने साथी थे। 5 प्रमुख तत्व अकादमियां 5 एलिमेंटल अकादमियों चरम सीमाओं का समर्थन करती थीं। ये सभी हवा के आत्मा गुरु थे, जो एक क्षेत्र में बहुत मजबूत थे, लेकिन उनकी कमियां भी उतनी ही साफ थीं। तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ कैसे आए? मार्गदर्शक फेंग लियांग ने हमें बताया। कई दिनों से आप गायब थे। हमें लगा आप चिहू अकादमी ब्लाजिंग अकेडमी में हुआ वो दीदी से मिलने गए हैं। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। सब जानते थे कि 5 साल पहले जब तुम पहली बार हुआ वो से मिले थे, तब से तुम उसके पीछे पड़े थे। लेकिन अब तुम पुराने फेंग शियाओतियान नहीं रहे थे। क्या बीती बातें याद करने लायक थीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मजाक बंद करो। मैंने अभी अभी एक नई आत्मा क्षमता बनाई है, तुम्हें दिखाता हूँ। खुद बनाई आत्मा क्षमता? सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने पंख फैलाए, चोटी से छलांग लगाए और शुरू से अंत तक उस तकनीक का प्रदर्शन किया। वापस आने पर शियाओ लुओ सम्मान से तुम्हारे पास आया। उसकी आत्मा तूफानी पक्षी विंड बर्ड थी और उसके पास भी पंख थे। मैं तुम्हें तरीका सिखाता हूँ, कोशिश करो। शियाओ लुओ ने कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं कर पाया। कप्तान, मैं नहीं कर सकता। एक पुरुष को कभी नहीं कहना चाहिए कि वो नहीं कर सकता। भविष्य में ध्यान दो, अभ्यास करो, एक दिन तुम जरूर कर लोगे। तुम मुस्कुराए और आगे बोले, एक और अच्छी खबर है, मैं 40वें स्तर पर पहुंच गया हूं और चौथा आत्मा वलय लेने जा रहा हूं। टीम के साथी बहुत खुश हुए, लेकिन जब तुमने कहा कि तुम 10,000 साल का आत्मा वलय लेना चाहते हो, तो सब हैरान रह गए। आमतौर पर आत्मा गुरुओं के पहले 4 वलय पीले और बैंगनी रंग के होते हैं। 10,000 साल का काला वलय
5वें वलय के बाद ही मिलता है। सीमा से अधिक मजबूत आत्मा वलय को अपनाने से शरीर फटने और मौत होने का खतरा होता है। सीमा से अधिक मजबूत आत्मा वलय को अपनाने से शरीर फटने और मौत होने का खतरा होता है। लेकिन तुम्हें दिल से पता था कि जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति और असाधारण समझ से बढ़ी मानसिक शक्ति के साथ ये जोखिम उठाना संभव है। जोखिम जितना बड़ा होगा, इनाम भी उतना ही बड़ा मिलेगा। चांग सान जो कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं जानता हूं कि आप लोग किस बात से डर रहे हैं, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है। 10,000 साल का आत्मा वलय मेरी ताकत को बहुत बढ़ा देगा और मेरी नई तकनीक को और भी घातक बना देगा। कप्तान, हमें भी साथ ले चलिए। मार्गदर्शक फेंग हमारे साथ हैं तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे दादाजी फेंग लियांग 87वें स्तर के शक्तिशाली युद्ध सोल डॉलो, वॉर सोल डॉलो और शेनफेंग अकादमी के मुख्य मार्गदर्शक थे। उनके रहते 10,000 साल के आत्मा जानवर को हराना बहुत आसान था। ठीक है, मैं घर जाकर दादाजी से बात करता हूँ। घर पहुंचकर तुम तुरंत अपने दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी, आपके लिए 2 अच्छी खबरें हैं। ओह, तुमने चक्रवात घाटी में क्या नया सीख लिया? फेंग लियांग कुर्सी पर लेटे हुए प्यार से तुम्हारी तरफ देखने लगे। तुम्हारे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए दादाजी ने ही तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया था। मेरी आत्मा शक्ति 40वें स्तर पर पहुंच गई है। बहुत बढ़िया। 40वें स्तर पर पहुंचने के बाद तुम स्नातक ग्रेजुएट हो सकते हो और मैं आराम से बुढ़ापा काट सकता हूँ। दादाजी, मुझे अगले साल की प्रतियोगिता में भाग लेना है। ठीक है, तो मैं 1 साल बाद सेवानिवृत्त रिटायर होऊंगा। दूसरी अच्छी खबर क्या है? तुमने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खुद एक आत्मा क्षमता बनाई है, गैलविन डेमन वॉल्फ 18 कॉन्सिक्यूटिव स्ट्राइक्स, और मेरी असाधारण समझ ने 36 प्रहारों की पूरी विधि भी तैयार कर दी है। फेंग लियांग सीधे बैठ गए और हैरानी से तुम्हें देखने लगे। खुद की क्षमता बनाना बहुत कठिन काम था। जल्दी से दादाजी को 2-3 प्रहार करके दिखाओ। तुमने पंख फैलाकर हवा में छलांग लगाई और उस तकनीक का प्रदर्शन किया। फेंग लियांग देखते ही रह गए और फिर जोर से हंस पड़े। वाह शियाओ तियान, तुम तो बहुत कमाल के निकले। अब मुझे तुम्हें जल्द ही आत्मा जानवर जंगल ले जाना होगा। दादाजी, मैं इसी बारे में बात करने आया था। इस बार मैं 10,000 साल का आत्मा वलय हासिल करना चाहता हूँ। क्या 10,000 साल का? फेंग लियांग को लगा कि उन्होंने गलत सुन लिया। दादाजी, मैं जानता हूँ कि ये खतरनाक है, लेकिन अगले साल की प्रतियोगिता के लिए मैं ये जोखिम उठाना चाहता हूँ। मैं पूरी तैयारी रखूंगा। फेंग लियांग ने ठंडी सांस ली। वे तुम्हारी प्रतिभा और क्षमता को जानते थे, लेकिन एक दादा होने के नाते वे चिंता से मुक्त नहीं हो सकते थे। शियाओ तियान, ये कोई खेल नहीं है। अगर आत्मा वलय बहुत शक्तिशाली हुआ तो शरीर फट सकता है। दादाजी, एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए। फेंग लियांग ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। शिकार के बाद हम वहीं रुकेंगे, और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी खतरा महसूस हुआ तो तुम तुरंत रुक जाओगे। जी धन्यवाद दादाजी। सनसेट फॉरेस्ट, सूर्यास्त का जंगल, तियानडो साम्राज्य के मध्य में स्थित था। अगले दिन तड़के दोनों निकल पड़े और शाम होते होते वहां पहुंचे। सूरज की आखिरी किरणें ढल रही थीं। जंगल में प्रवेश करने से पहले तुम जंगल के रखवाले दादा झांग से मिले, जो एक सेवानिवृत्त सैनिक थे और 40 साल से वहां तैनात थे। दादा झांग, नमस्ते। हम फिर आपको कष्ट देने आए हैं। शियाओ तियान, तुम्हारे दादाजी फिर तुम्हें वलय दिलाने लाए हैं। लगता है तुम और मजबूत हो गए हो। जी दादा झांग, इस बार मुझे 10,000 साल का हवा का भेड़िया विंड वॉल्फ चाहिए। क्या आपके पास उसकी कोई जानकारी है? दादा झांग ने अपनी भारी डायरी खोली। बाहरी हिस्से में हवा के भेड़िए कम हैं, और जो हैं वे 1000 साल से छोटे हैं। 10,000 साल वाले जंगल के गहरे हिस्से में हैं, जो बहुत खतरनाक हैं। कोई बात नहीं, मेरे दादाजी साथ हैं। दादा झांग ने पन्ने पलटे। अरे हाँ, हाल ही में उत्तर पश्चिम दिशा में एक 10,000 साल का तूफानी पंखों वाला भेड़िया हुरिकेन विंग्ड वॉल्फ देखा गया था। वो बहुत तेज उड़ता है। 10,000 साल का तूफानी पंखों वाला भेड़िया जो उड़ सकता है? तुम्हारी आंखें चमक उठीं। तुम्हारी तीसरी क्षमता भी उड़ने की थी। समान गुण वाला जानवर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, वही सही रहेगा। दादा झांग हैरान होकर फेंग लियांग को देखने लगे। ओल्ड फेंग, क्या तुम बच्चे की जान लोगे? क्या वह 10,000 साल का वलय सह पाएगा? फेंग लियांग ने लाचार होकर सिर हिलाया। ये मानता ही नहीं है। तुमने दृढ़ता से कहा। दादा झांग, चिंता मत कीजिए, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। दादा झांग ने सांस छोड़ी। ठीक है, ध्यान से जाना और खतरा दिखे तो भाग आना। तीनों ने सनसेट फॉरेस्ट में प्रवेश किया। अंधेरा बढ़ रहा था और जैसे जैसे वे गहराई में जा रहे थे पेड़ घने होते जा रहे थे और रास्ता भी कठिन होता जा रहा था। दादा झांग चलते चलते आसपास ध्यान से देख रहे थे और बीच बीच में रुककर दिशा पहचान रहे थे। लगभग 2 घंटे चलने के बाद वे अचानक रुके और सामने इशारा किया।
चांदनी रात में एक विशाल हरे रंग का भेड़िया चट्टान पर सो रहा था। उसका शरीर एक बैल जितना बड़ा था और उसकी पीठ पर 2 विशाल हरे पंख थे। वो वही 10,000 साल का तूफानी पंखों वाला भेड़िया हुरिकेन विंग्ड वॉल्फ था। शियाओतियान, तुम यहीं रुको, मैं और ओल्ड झांग इसका काम तमाम करते हैं। जी दादाजी, आप दोनों ध्यान से जाना। फेंग लियांग और दादा झांग धीरे धीरे आगे बढ़े। भेड़िए ने अचानक आंखें खोलीं और अपनी भारी ताकत का दबाव बनाया। वो तुरंत हवा में उड़ा और फेंग लियांग पर एक भीषण तूफान छोड़ दिया। लेकिन 87वें स्तर के वॉरसॉल डॉलो को हराना आसान नहीं था। फेंग लियांग ने अपनी आत्मा और वलियों को प्रकट किया और अपनी 8वीं क्षमता का इस्तेमाल किया। हवा की अनगिनत धारदार हवाओं ने भेड़िए को बुरी तरह घायल कर दिया। दादा झांग ने भी अपनी ताकत से मदद की। 10,000 साल का आत्मा जानवर शक्तिशाली था, लेकिन 2 वरिष्ठ आत्मा गुरुओं के सामने उसकी एक न चली और वो जल्द ही अधमरा हो गया। शियाओतियान, जल्दी आओ। तुम तेजी से दौड़कर वहां पहुंचे। फेंग लियांग ने तुम्हें एक चाकू दिया। जल्दी करो, इसके आखिरी वार से बचकर रहना। तुमने चाकू संभाला और भेड़िए के गले पर सीधा वार करके उसका खेल खत्म कर दिया। एक गहरा काला आत्मा वलय, ब्लैक रिंग, हवा में तैरने लगा। तुम जमीन पर बैठकर उस वलय को खुद में समाने लगे। बहुत भारी आत्मा शक्ति तुम्हारे शरीर में घुस आई और नसों में दर्द उठने लगा। हड्डियों में असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन तुम्हारी असाधारण समझ ने इस दर्द में भी तुम्हारी मानसिक शक्ति को डगमगाने नहीं दिया। दांत भींचकर तुम डटे रहे। समय बीतता गया और फेंग लियांग और दादा झांग सांस रोके देखते रहे। लगभग 2 अगरबत्ती जलने जितना समय बीतने के बाद वह काला वलय पूरी तरह तुम में समा गया। तुमने आंखें खोलीं और एक लंबी सांस छोड़ी। शियाओतियान, कैसा महसूस हो रहा है? फेंग लियांग ने घबराते हुए पूछा। दादाजी, मैं सफल हो गया। फेंग लियांग ने अपनी छाती पर हाथ रखा। मुझे तो डर ही लग रहा था कि कहीं तुम्हारा शरीर फट न जाए। मैंने कहा था न कि सब ठीक होगा। आप दोनों की मदद का शुक्रिया। तुम खड़े हुए और अपनी नई ताकत को महसूस किया। इस काले वलय को अपनाते ही तुम्हारी आत्मा शक्ति सीधे 45वें स्तर पर पहुंच गई थी। जब तुमने 2 पीले, एक बैंगनी और एक काले, 2 पीले, एक पर्पल, एक ब्लैक वलयों को प्रकट किया और चट्टानों पर अपनी नई चौथी क्षमता का इस्तेमाल किया तो भयानक तबाही मच गई। आसपास के पत्थर और पेड़ उखड़कर हवा में तैरने लगे। धूल का गुबार और तेज आंधी देखकर फेंग लियांग और दादा झांग हैरान रह गए। तभी दादा झांग की नज़र मरी हुई भेड़िए की झाड़ियों में पड़ी। रुको, उस भेड़िए के शव के नीचे एक हरी हड्डी पड़ी है। ये तो आत्मा हड्डी, सॉलबोन है। तुम्हारी आंखें चमक उठीं और तुमने तुरंत उस हड्डी को उठा लिया। वो बाएं पैर की हड्डी, लेफ्ट लेग बोन थी, जो गति को बहुत बढ़ा देती थी। पहली ही बार में 10,000 साल के जानवर से आत्मा हड्डी मिलना बहुत बड़ी किस्मत की बात थी। शियाओतियान, इसे भी अपना कर देखो। तुम फिर से ध्यान में बैठे और आधे घंटे में उस हड्डी को भी अपने शरीर में समा लिया। अब तुम्हारी आत्मा शक्ति 46वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। फेंग लियांग और दादा झांग बेहद खुश थे। पहली बार में ही इतना बड़ा फायदा होना एक चमत्कार जैसा था। अगले दिन दादा झांग से विदा लेकर तुम शेनफेंग अकादमी वापस लौट आए। घर आते ही तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया और नई क्षमता पर काम करने लगे। तुम्हारी असाधारण समझ ने दिमाग में 36 प्रहारों से आगे की दिशा भी ढूंढ निकाली। साथ ही एक नई तकनीक का ढांचा भी बनने लगा। आने वाले दिनों में तुम रोज चक्रवात घाटी में जाकर हवा के साथ अभ्यास करते रहे और आखिरकार एक शाम तुम्हें सफलता मिल ही गई। तुमने अपने पंखों की ताकत को हाथों के वार में मिलाकर एक नई क्षमता बनाई, टॉर्नेडो स्टॉर्म, बवंडर का तूफान। हवा का एक विशाल बवंडर आसमान की ओर उठा और 100 मीटर के दायरे में सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन तुम यहीं नहीं रुके। तुम्हारी समझ ने बताया कि सिर्फ हवा से काम नहीं चलेगा। अगर हवा में आग मिल जाए तो हवा आग को भड़काएगी और आग हवा से और फैलेगी। आग और हवा का ये मेल तबाही ला सकता है। इसलिए तुमने हुआ वू और हुआ वुशुआंग से मिलने का फैसला किया। चिहो अकादमी, ब्लाजिंग अकादमी के दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हें अपने पिछले जन्म के फेंग शियाओतियान की याद आई। पहले वो मिन्नतें करने आता था, लेकिन आज तुम सिर्फ काम से आए थे। 2 पहरेदारों ने तुम्हें रोका। रुको। पहरेदार ने तुम्हें रोक लिया। रुक जाओ, तुम ये चाटुकार फिर यहाँ क्यों आ गए? दीदी हुओवू ने साफ कहा है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। तुमने बिना किसी झिझक के अपनी आत्मशक्ति के दबाव को छोड़ दिया, जिससे दोनों पहरेदारों के चेहरे तुरंत खौफ से पीले पड़ गए। हुओवू शुआंग से कहो कि पवन अकादमी से फेंग शियाओतियन उनसे मिलने आया है। कुछ ही देर में हुओवू शुआंग बाहर निकला। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। फेंग शियाओतियन, तुम फिर क्यों आ गए? मेरी बहन ने तुमसे कहा था कि भविष्य में कभी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तुमने अपने 4 आत्मा वलय, 2 पीले, एक बैंगनी और एक काला, 10,000 साल पुराना प्रकट कर दिए। हुओवू शुआंग के शब्द गले में ही अटक गए। काफी देर बाद उसके मुंह से कुछ शब्द निकले। आत्मा सम्राट,
और वो भी चौथा वलय 10,000 साल पुराना। इतना ही नहीं, तुम बोले अब मेरी खुद की बनाई कला देखो। तूफानी भेड़िया 36 निरंतर प्रहार। पवन अकादमी का हर इंसान जानता था कि तुम हुओवू के सबसे वफादार दीवाने थे, जो 5 सालों से दिन रात उसकी एक आवाज पर हाजिर रहता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस शरीर के भीतर अब एक नई आत्मा निवास कर रही है। पिछले जन्म में तांग सान से हारने वाला और हुओवू के लिए महज एक विकल्प बनकर रहने वाला फेंग शियाओतियन अब मर चुका था। पुनर्जन्म लेकर वापस आए तुम्हारे पास चौथा वलय सीधा 10,000 साल पुराना है और तुम्हारी खुद की बनाई कला 36 प्रहारों में विकसित हो चुकी है, जबकि हुओवू को अभी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। अगली बार जब तुम उससे मिलोगे तो प्यार का इजहार करने नहीं, बल्कि अग्नि अकादमी को अपने अधीन करने आओगे। इस वक्त हुओवू शुआंग दबाव के कारण सांस भी नहीं ले पा रहा था। आसपास मौजूद छात्र दंग रह गए और दोनों पहरेदार तुम्हारी ताकत देखकर डर से कांप रहे थे। उन्हें राहत मिली कि उन्होंने तुमसे जबरदस्ती उलझने की कोशिश नहीं की। हुओवू शुआंग की इज्जत बनाए रखने के लिए तुमने अपनी शक्ति वापस खींच ली। हुओवू शुआंग खड़ा हुआ और तुम्हारे पास आया। उसकी आंखों में हार न मानने का भाव था। मैं हार गया, लेकिन जब मुझे मेरी चौथी आत्मा कला मिल जाएगी तो मैं तुमसे फिर मुकाबला करूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, लेकिन लगता है तुम्हारे पास अभी भी कुछ काम अधूरा है, तुमने कहा। हुओवू शुआंग ने अपने साथियों की तरफ देखा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर उसने दांत भींचते हुए कहा, तियान भाई, शाबाश छोटे भाई, इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। इससे पहले कि हुओवू शुआंग कुछ समझ पाता, तुमने उसके कंधे पर हाथ रख लिया। अचानक उसे तुमसे एक अपनेपन का एहसास हुआ, जैसे तुम सच में उसके बड़े भाई हो। दोनों मुख्य दरवाजे से थोड़ी दूरी पर चले गए। तियान भाई, क्या बात है? यह आने वाली महाप्रतियोगिता के बारे में है। अब सिर्फ 7-8 महीने बचे हैं। मुझे तुमसे एक जरूरी सलाह करनी है। हाँ तियान भाई, खुलकर कहो। तुमने सुना ही होगा कि इस बार आत्मा भवन की स्वर्ण पीढ़ी की दल बेहद ताकतवर है और वे ट्रॉफी जीतने के सबसे प्रबल दावेदार हैं। हाँ, मुझे पता है। आत्मा भवन में दिग्गजों की भरमार है। पिछले कई सालों से वही जीतते आ रहे हैं। हम जैसी बाकी अकादमियां तो बस नाम के लिए हिस्सा लेती हैं ताकि कोई अच्छी श्रेणी मिल जाए। ज्यादातर अकादमियों की सोच हुओवू शुआंग जैसी ही थी। पुराना फेंग शियाओतियन भी अपनी किस्मत मान चुका था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जब गुमनाम श्रेक के साथ राक्षस उनसे भिड़ने की हिम्मत रख सकते थे, तो पुनर्जन्म लेकर आया इंसान, जिसके पास ईश्वर जैसी समझदारी है और जिसे आगे की पूरी कहानी पता है, वो हार कैसे मान सकता था? आत्मा भवन भले ही ताकतवर हो, लेकिन वे अजेय नहीं हैं। अगर हमारी कुछ अकादमियां अंतिम चरण में पहुंचकर एक नई टीम बना ले, तो हम उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हुओवू शुआंग उलझन में पड़ गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ये प्रतियोगिता के नियमों के खिलाफ नहीं होगा? फिक्र मत करो, अगर तुम राजी हो तो बाकी नियम और तरीके मैं संभाल लूंगा। नियम इतनी आसानी से कैसे बदले जा सकते हैं? हुओवू शुआंग समझ नहीं पा रहा था कि तुममें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है। तुमने उसकी उलझन भरी निगाहों को देखा। इस प्रतियोगिता में एक और नया सूरमा सामने आएगा। वो एक बड़े घराने से है। उसके पास जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति और दोहरी आत्माएं हैं। उसकी टीम में 2 बेहतरीन सहायक भी हैं। एक सप्तरत्न रंगीन कांच संप्रदाय से है और दूसरा ऐसा भोजन प्रकार का साधक है जो उड़ने और ऊर्जा लौटाने वाले मांस व्यंजन बना सकता है। श्रेक अकादमी आत्मा भवन की जीत के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनेगी। हुओवू शुआंग को यकीन नहीं हो रहा था। श्रेक अकादमी? ऐसा नाम तो कभी नहीं सुना। अगर तुम्हारी बात सच है तो वे वाकई बहुत खतरनाक होंगे। बिल्कुल सच है, तुम्हें आगे चलकर खुद पता चल जाएगा। तुमने उसे ये नहीं बताया कि वही श्रेक अकादमी आगे चलकर अग्नि अकादमी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। अभी ये सब बताने का सही वक्त नहीं था। हुओवू शुआंग ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, लेकिन क्या सिर्फ हमारी 2 अकादमियों के हाथ मिलाने से आत्मा भवन को हराया जा सकता है? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसीलिए हमें और साथियों की जरूरत होगी। अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ जल अकादमी चलो। जल अकादमी? क्या हम सच में उन लड़कियों के पास जा रहे हैं? हुओवू शुआंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने झेपते हुए अपना सिर सहलाया। 20 साल का होने के बावजूद वो अब तक कुंवारा था। इतने डरपोक मत बनो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो डर किस बात का? लेकिन क्या वे हमारी बात मानेंगी? तुम भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। कोशिश करके ही पता चलेगा। सच कहूं तो इस प्रतियोगिता का अंतिम पुरस्कार 3 10,000 साल पुरानी आत्मा हड्डियां हैं। एक बायां पैर, एक दायां हाथ और एक ज्ञान की खोपड़ी। सॉइलबोन और विजडम हेडबोन। वो फायर राइट आर्म बोन पावर अटैक टाइप के लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तियान शुई एकेडमी की कैप्टन शुई बिंगेर है और उसकी बहन शुई यूएयर एक एजिलिटी अटैक टाइप सोल मास्टर है, तो स्पीड बढ़ाने वाली लेफ्ट लेग सोल बोन उसके लिए बिल्कुल सही रहेगी। इसलिए हम शुई बिंगेर से बात करने जा सकते हैं। हुओवू शुआंग हैरान और आश्चर्यचकित था।
उसने सोचा कि तुम्हें ये सब इतने अच्छे से कैसे पता है, एंड सिर्फ शेरिक एकेडमी की इंटेलिजेंस बल्कि कंपटीशन के रिवॉर्ड्स की भी पूरी जानकारी। तियानगे, तुम्हें इतना सब कैसे पता है? मेरे पास एकदम सही सोर्स है, कोई गलती नहीं हो सकती, तुम ज्यादा मत पूछो। क्यों, अब तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हुओ वुशुआंग पहले ही तुम्हारी ताकत देख चुका था। तुम्हारी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल स्टॉर्म विंड डेमन वुल्फ 36 कॉन्सिक्यूटिव स्ट्राइक्स का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसके पूरी तरह इस्तेमाल होने से पहले ही वो रुक नहीं पाया। और अभी तो तुमने अपना फोर्थ सोल स्किल इस्तेमाल भी नहीं किया था। उसके पास तुम पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं थी, बस दिल में थोड़ा शक था। तियानगे, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम थंडर एकेडमी या एलिफेंट आर्मर एकेडमी के पास क्यों नहीं गए? वे भी तियानशुई एकेडमी से कम नहीं है। सिर्फ लड़कियों के साथ टीम बनाना थोड़ा अलग लगता है। एलिफेंट आर्मर एकेडमी एलिफेंट आर्मर सेक्ट की सब्सिडियरी है और उनका स्पिरिट हॉल के साथ गहरा रिश्ता है। वे उनके वफादार हैं, उनके साथ काम करके कोई फायदा नहीं होगा। और वे सभी डिफेंस टाइप सोल मास्टर्स हैं जो तुम्हारे किसी काम के नहीं। रही बात थंडर एकेडमी की, तो उनके पीछे सुप्रीम 3 सेक्ट्स में से एक ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन है और तुम ढोंगी यू शियाओगांग से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। भले ही स्टॉर्म और लाइटनिंग मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सोल स्किल बना सकते हैं, फिर भी तुम उनके बारे में नहीं सोचोगे। तुम भी कितने भोले हो। तियानशुई एकेडमी में सभी खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं तुम्हें सिंगल से कमिटेड बनाने में मदद कर रहा हूँ। क्या ये अच्छी बात नहीं है? हुओ वुशुआंग शर्माते हुए मुस्कुराया। ठीक है, मेरे पापा डीन हैं तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे अपनी बहन और टीममेट से बात करनी होगी, बाकी सब तियानशुई एकेडमी पर डिपेंड करता है। तो मैं पहले वापस जाता हूँ। जब तुम उनसे बात कर लो तब मुझे मिलने आना। हुओ वुशुआंग थोड़ा कंफ्यूज था। तियानगे, क्या तुम सच में हुओ वु से मिलने नहीं जाओगे? नहीं, मेरा वैसे भी उससे मिलने का कोई प्लान नहीं था। तुम्हारा पक्का इरादा देखकर हुओ वुशुआंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। दोनों के अलविदा कहने के बाद हुओ वुशुआंग स्कूल के गेट की तरफ मुड़ गया। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि हुओ वो जल्दी में वहां भागती हुई आई। भाई, मैंने सुना कि तुम्हारी गेट पर किसी से लड़ाई हो गई, वो कौन था? अब सब ठीक है, वो तियानगे थे। तियानगे? कौन से तियानगे? फेंग शियाओ तियान। हुओ वु की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसका भाई अब तुम्हें बड़े भाई कहकर बुला रहा था। उसके एटीट्यूड में कितना बदलाव आ गया था। वह हमारे स्कूल क्यों आए थे? क्या वो फिर से मुझे ढूंढने आए थे? हुओ वुशुआंग ने अपना सिर हिला दिया। सच तो ये है कि वो मुझसे मिलने आए थे। एक पल के लिए हुओ वो हैरान रह गई। जब उसे पता चला कि तुम आए हो तो उसके दिल में थोड़ी खुशी हुई थी। उसके पापा ब्लेजिंग एकेडमी के डीन थे। वो बचपन से ही लाड़ प्यार से पली थी, सुंदर थी, फिगर हॉट था, लेकिन उसका नेचर बहुत गुस्से वाला और जिद्दी था। स्कूल में बहुत से लड़के उसे पसंद करते थे, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी ने उसके पीछे 5 साल तक इतनी मेहनत नहीं की थी। भले ही तुमने उसे इतने साल पसंद किया, उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो, कम से कम उसका बॉयफ्रेंड बनने के काबिल नहीं हो। लेकिन जब उसे पता चला कि तुम उससे मिलने नहीं आए हो तो उसके दिल में थोड़ी निराशा और अजीब सा लगने लगा। भाई, क्या तुम श्योर हो कि वो मुझे ढूंढने नहीं आए थे? अपनी गुस्सा बहन को देखकर हुओ वुशुआंग ने लाचार होकर सिर हिला दिया। वह सच में तुमसे मिलने नहीं आए थे। आधा साल बीत गया है, वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। उनकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है, वो अब पहले जैसे नहीं रहे। मैंने अभी उनके साथ एक फाइट की और मैं पूरी तरह हार गया। हुओ वो एक बार फिर से हैरान रह गई और धीरे से बोली, क्या वो सच में इतने स्ट्रांग हो गए हैं? क्या यही वजह है कि वो मुझसे मिलने नहीं आए? ठीक है, अब ज्यादा मत सोचो, वो चले गए हैं। तो वो तुमसे मिलने क्यों आए थे? वह मेरे साथ टीम बनाना चाहते हैं और उन्होंने मुझे अपने साथ तियानशुई एकेडमी चलने को कहा है। खैर, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अपने भाई को थोड़ा शर्माते हुए देखकर वो एकदम गुस्से में आ गई। क्या वह तुम्हें तियानशुई एकेडमी ले जाना चाहते हैं? वहां सभी लड़कियां हैं, तुम दोनों वहां क्या करने जा रहे हो? ये छोड़ो, मैं खुद उनसे पूछने जाती हूँ। वो मुड़ी और गेट की तरफ भागने लगी। वो ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसे वो जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। तुम ही थे, फेंग शियाओ तियान। रुक जाओ। तुमने पीछे मुड़कर देखा। वो गुस्से में तुम्हारी तरफ भागती हुई आ रही थी। आधा साल बाद तुम्हें फिर से देखकर वो के दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट हुई। तुम्हारे कंधे तक लंबे बाल थे जो तुम्हें एक कूल लुक दे रहे थे। तुमने मास्क पहना हुआ था, लेकिन तुम्हारी आंखें पहले से ज्यादा मैच्योर और अट्रैक्टिव लग रही थीं। क्या बात है? तुम्हारा ऐसा बेपरवाह एटीट्यूड देखकर वो और ज्यादा गुस्सा हो गई। तुम्हारे क्या मतलब है? तुम मेरे भाई को तियानशुई एकेडमी क्यों ले जा रहे हो? मैं उसे वहां स्किल्स शेयर करने ले जा रहा हूँ और साथ ही सुंदर लड़कियों को देखने भी। तुम्हारा भाई 20 साल से सिंगल है, लड़कियों से मिलने में कोई बुराई नहीं है।